आप सुन रहे हैं महान भारतीय महापुरुष धीरूभाई अंबानी की कहानी। उद्योगपति धीरजलाल हीराचंद अंबानी अपने जीवन काल में एक जाना पहचाना नाम बनकर उभरे और धीरूभाई अंबानी के नाम से जाने गए। एक साधारण अध्यापक के इस पुत्र ने अपने उद्यम और संकल्प शक्ति के बल पर वैश्विक परिदृश्य में भारत में होने वाले अर्थव्यवस्था संबंधी बदलावों में एक अहम भूमिका निभाई। वे मात्र 17 वर्ष की आयु में अदन गए थे। वहां एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करने पर भी उन्होंने स्वयं को एक उद्योगपति ही माना। वह उसी रूप में सोचा। वे अपने मन में एक विशाल कंपनी खोलने का सपना लिए शेल ऑयल कंपनी के लिए काम कर रहे थे। वे 50,000 की पूंजी के साथ अदन से लौटे और कुछ ही दशकों बाद उनके औद्योगिक घराने की सामर्थ्य 50,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई। ग्राहकों के प्रति पूर्ण देखरेख की भाव ने ही उन्हें एक सफल उद्यमी बनने में मदद की। वैश्वीकरण के युग में भी उन्होंने अपने पारंपरिक मूल्य नहीं त्यागे। धीरूभाई अंबानी जी के जीवन का उदाहरण लेते हुए तथा उनके मूल्य अपनाकर हम भी सफल हो सकते हैं और प्रगति की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। भारत का कॉर्पोरेट जगत सदा गुजरात के इस ग्रामीण युवक का आभारी रहेगा, जिसने इसे नए आयाम देते हुए एक वैश्विक पहचान दी। धीरजलाल अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन दास था। वे पेशे से अध्यापक थे। माता का नाम जमुनाबेन था। परिवार बहुत साधारण था। आर्थिक रूप से समृद्ध न होने पर भी वे लोग आत्मनिर्भर थे। पिता से ही उन्होंने जीवन के पहले सबक सीखे। उन्हें गर्व था कि उनके पिता अध्यापक जैसे प्रतिष्ठित पेशे से जुड़े थे, परंतु उन्हें यह सोचकर दुख भी होता था कि इतना प्रतिष्ठित पेशा भी उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं कर सकता। यही कारण था कि उन्होंने पिता के पेशे को न अपनाकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वे आरंभ से ही उसी पथ पर चले जो भाग्य ने उनके लिए तय कर रखा था। वे माता पिता की चौथी संतान थे। परिवार की आर्थिक तंगी ने उन्हें एहसास दिला दिया था कि शीघ्र ही परिवार के पालन पोषण का भार उन्हें ही उठाना पड़ेगा। मैट्रिक की परीक्षा के बाद ही उनका व्यवसायिक जीवन आरंभ हो गया और आरंभ में उन्होंने फेरी लगाने का काम भी किया। एक बार उन्होंने स्थानीय दुकानदार से मूंगफली के तेल का टिन उधार में लिया और उसे सड़क के किनारे बैठकर खुला बेचा। इससे कुछ रुपयों का लाभ हुआ जो उन्होंने मां को दे दिए। फिर वे स्कूल की छुट्टी के बाद गांव की हाट में भजिया बेचने का काम भी करते थे। मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम आया नहीं था कि पिता ने उन्हें चोरवाड़ बुलाकर कहा कि बेटा, मैं जानता हूं कि तुम आगे भी पढ़ना चाहते हो, पर मैं तुम्हारी पढ़ाई का भार नहीं उठा सकता। मैं चाहता हूं कि तुम परिवार के लिए 4 पैसे कमाओ। तुम्हारे बड़े भाई रमणीक भाई ने अदन में तुम्हारे लिए नौकरी की व्यवस्था कर दी है, तुम वहां चले जाओ। धीरूभाई पढ़ने की इच्छा तो रखते थे, किंतु रोगी पिता की आंखों में देखते ही वे अपना सपना भूल गए। अगले ही दिन वे पासपोर्ट बनवाने के लिए राजकोट चले गए। उन दिनों भारतीयों को अदन प्रवेश के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती थी, किंतु यह अफवाह फैली थी कि वीजा की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। उन्होंने झट से सारा प्रबंध कर लेना ही उचित समझा और कुछ दिनों में ही वे मुंबई जा पहुंचे ताकि अदन जाने वाले जहाज पर रवाना हो सके। जहाज पर एक गुजराती समाचार पत्र में अपना परीक्षा परिणाम देखकर जाना कि उन्होंने दूसरी श्रेणी में मैट्रिक पास कर ली थी और अदन पहुंचते ही उन्होंने ऑफिस का काम संभाल लिया। वे ए बैसी एंड कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे। उन दिनों लंदन के बाद अदन ही व्यस्त व्यापारिक तेल बंदरगाह था, जहां से प्रतिवर्ष 6,300 जहाज और 1,500 स्टीमर रवाना होते थे। वहां यह कंपनी विशाल स्तर पर काम कर रही थी। बुकिंग से लेकर माल पहुंचाने तक की सारी जिम्मेदारी इसी की होती थी। यह यूरोपियन, अमेरिकी, अफ्रीकी और एशियाई कंपनियों के व्यापारिक एजेंट के तौर पर काम करती और हर तरह के माल को यहां से वहां पहुंचाती, जिसमें चीनी, मसाले, अनाज, कपड़े, ऑफिस की स्टेशनरी, यंत्र, मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद आदि शामिल थे। धीरूभाई को पहले वस्तु विभाग में भेजा गया और उसके बाद वे ऑयल जॉइंट शेल के लिए पेट्रोल उत्पादों का काम देखने लगे। धीरूभाई ने जल्द ही काम संभाल लिया। उन्होंने जल्द ही माल के क्रय विक्रय, मार्केटिंग, वितरण, पैसे का लेन देन आदि के गुर सीख लिए। वे दोपहर की छुट्टी के दौरान अदन के बाजारों में घूमते, जहां वे विभिन्न देशों से आए व्यापारियों को करोड़ों पौंड स्टर्लिंग का व्यापार करते दिखते। धीरूभाई भी पैसा लगाना चाहते थे, पर दाव लगाने के लिए पैसे कहां थे।
वे काम के गुर सीखने के लिहाज से एक गुजराती व्यापारिक फर्म को निशुल्क सेवा देने लगे। वहां उन्होंने लेखा जोखा सीखा, जिसके अंतर्गत सभी जरूरी दस्तावेज बनाने, बैंक व बीमा कंपनियों के लेन देन आदि की प्रणाली भी सीख ली। व्यापार के आरंभिक गुर सीखने के बाद वे भी माल खरीदकर दाव लगाने लगे। यद्यपि उनके पास पैसे नहीं थे, किंतु अदन में मित्रों और व्यापारियों ने पैसा देना स्वीकार किया। उन लोगों के लिए यह घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि धीरू भाई का कहना था कि लाभ बांटा जाएगा और अगर हानि होगी तो सारी जिम्मेवारी उनकी। वे प्रायः दोपहर या शाम को छुट्टी के बाद स्थानीय बाजार में व्यापार करते दिखते। इस दौरान 1954 में अदन में शैल तेल रिफाइनरी व पहला तेल बंदरगाह बना। उसी वर्ष वे गुजरात लौटे और उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ। ए वैसी एंड कंपनी को ही शैल रिफाइनरी उत्पादों के वितरण का काम सौंपा गया। धीरू भाई की 5 साल की मेहनत रंग लाई। उन्हें पदोन्नति देकर नए बने बंदरगाह पर तेल भरने वाले स्टेशन भेजा गया। हालांकि काम मुश्किल था, पर उन्हें बहुत पसंद आया। यहाँ उन्हें जहाजों में जाकर इंजन स्टाफ व नाविकों से दोस्ती करने के भरपूर मौके मिले। तकरीबन 4 दशक पहले वित्तीय संस्था ICICI ने धीरू भाई को रिलायंस उद्योग के लिए पहला लोन दिया। उन अधिकारियों ने सोचा तक नहीं था कि एक ही वर्ष में धीरू भाई अंबानी फिर से उनके ऑफिस में तयशुदा कर्ज की दूसरी किश्त लेने आ पहुंचेंगे। संस्था का प्रबंधकीय निदेशक उस समय निचले दर्जे का अधिकारी था। धीरू भाई को देखते ही उनके मन ने गवाही दी कि उनके सामने बैठा गुजराती कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब धीरू भाई एक ही साल में कर्जे की दूसरी किश्त लेने पहुंचे तो उसे यकीन हो गया कि उसने धीरू भाई को पहचानने में गलती नहीं की है। 1950 के अंत तक यह स्पष्ट हो गया था कि अदन में अधिक समय तक अंग्रेजी राज नहीं टिक पाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यमनी आंदोलन तेज होता जा रहा था। हिंदुओं का विशाल समुदाय व पारसी गुजराती अदन से वापसी का प्रबंध करने लगे। कुछ तो भारत लौटे और कुछ ने ब्रिटेन में बसने का निर्णय लिया। उन दिनों अदन में बसे भारतीयों को ब्रिटेन में रहने की इजाजत थी। धीरू भाई के कुछ मित्रों ने उन्हें लंदन ले जाने की सलाह दी और कहा कि वे वहां अपनी प्रतिभा और गुणों का बेहतर प्रयोग कर पाएंगे। धीरू भाई स्वयं भी जानते थे कि उन दिनों ब्रिटेन में बसने का अर्थ था सुख सुविधा व बहुत सारा धन, जो भारत में इतनी जल्दी पाना संभव नहीं था। उन्होंने सभी विकल्पों पर गौर किया। अब हाथ में थोड़ी बचत भी थी और वे एक नया व्यवसाय आरंभ करना चाह रहे थे। 1952 में पिता चल बसे और अप्रैल 1955 में धीरू भाई स्वयं मुकेश नामक पुत्र के पिता बन चुके थे। कोकिलाबेन व मुकेश भारत में थे। लंदन में काम खोजने का विचार तो लुभावना था, पर उन्हें लगा कि भारत उन्हें पुकार रहा था। वे जानते थे कि भारत में भी काम खोलना कठिन नहीं होगा। 25 वर्षीय धीरू भाई देश लौटे। उन्होंने थोड़ी सी पूंजी के साथ मुंबई में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की स्थापना की। अदन के बाजार का अध्ययन करने के कारण वे जानते थे कि वहां वे मसाले आदि वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते थे। उनकी कंपनी अदरक, हल्दी, इलायची व वस्त्र अदन भेजने लगी। वह मांग की गई कोई भी वस्तु भिजवाती थी। धीरू भाई ने किराए के मकान से व्यापार आरंभ किया। अंबानी दक्षिण मुंबई में 4थी मंजिल पर बने 3 कमरों वाले घर में रहते थे। धीरू भाई व उनका परिवार, भाई रमणीक और उनकी पत्नी नाटू के साथ रह रहे थे। धीरू भाई की व्यवसायिक बुद्धि रंग लाई और उनका काम चल निकला और वो 4 सालों में ही एक फिएट कार खरीदने लायक हो गए, जो उस समय के हिसाब से बड़ी बात थी। मध्यम वर्गीय कॉलोनी में फिएट का आना चर्चा का विषय था। तब मुंबई वासी बड़े ही मेलजोल से रहते थे। तब तक उनके व्यवसाय का और भी विस्तार हो चुका था। इस दौरान उनका परिवार भी विस्तृत हुआ। 9 वर्षीय मुकेश स्कूल जाने लगा। 1959 में दूसरे पुत्र अनिल का जन्म हुआ। 1961 और 1962 में दीप्ति व नीना नामक पुत्रियों ने जन्म लिया। अब वे दक्षिण मुंबई के एक बड़े घर 7 अल्टा माउंट रोड पर आ गए। 1958 से 1965 के 7 सालों के दौरान रिलायंस तेजी से बढ़ी। धीरू भाई के अनेक मित्र व सहकर्मी इसमें शामिल हो गए। उनमें से अनेक तो अदन के थे, जो समृद्ध धीरू भाई की सहायता पाने आए थे। अदन से आने वाला कोई भी परिचित खाली हाथ नहीं जाता था। धीरू भाई उसे उनके योग्य काम अवश्य सौंप देते थे। ये थी अब तक की कहानी। सुनते रहें महान भारतीय महापुरुष धीरू भाई अंबानी की कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।